हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अवार्ड है, पुतिन के बारे में है इन्फॉर्मेशन। पुलित्जर अवार्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो भी है और भी कई सारे टॉपिक हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बताऊं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच शुरू हो चुका है सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप पर और शानदार ढंग से हज़ारों स्टूडेंट उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा कोर्स पूरा करवाया जा रहा है। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने अभी तक नहीं लिया है, जिनको ज़रूरत है तो ज़रूर लें। मात्र 300 रुपये में कुछ प्राइस बढ़ने वाले हैं अब। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन होगा, ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को दूसरी बार मिला है? सेकंड टाइम की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। या फिर ये भी सवाल हो सकता है कि 2024 का ये अवार्ड किसको मिला है? आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी वर्मन। ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये असम की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं, यानी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। और 2024 यानी अभी से पहले 2017 में भी यही अवार्ड इनको मिल चुका है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, चर्चित है वो। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड और किसको मिला 2024 का? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, बर्मन। इससे पहले 2017 में भी मिला था। अच्छा, ये अवार्ड कौन देता है? तो ये लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर, उसके लिए दिया जाता है। यानी नेचर के लिए कोई भी जो काम करता है बेहतरीन ढंग से, तो उस संगठन के द्वारा दिया जाता है। और ये देख रहे हैं कि अवार्ड दिया जा रहा है। ये 1 मई को दिया गया है। जो ब्रिटेन के किंग हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के जो किंग हैं चार्ल्स तृतीय, उनकी बहन और चैरिटी की जो संरक्षक हैं एनी, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया। और इनके साथ साथ अलग अलग देशों के टोटल 7 लोगों को ये अवार्ड मिला है। जो कि क्वेश्चन में अपने यहाँ भारतीय के बारे में आएगा, तो ये भारतीय हैं। ठीक है, क्यों ये अवार्ड मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड उनको लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक और उसके आदरी निवास यानी वेटलैंड के डेवलपमेंट के लिए इनको मिला है, उनके काम करने के लिए मिला है। ये जो लुप्त प्राय जीव है उसको हरगिला भी कहा जाता है और ये है पक्षी। क्या है? हरगिला। क्या नाम कहते हैं? हरगिला। और वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने काम किया और ये देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने का काम इस तरीके से किया गया है कि सिर पर मुकुट जैसा लगाकर और ये लोगों में प्रचार किया गया है। ठीक है, ये पक्षी जो है ना, वो भोजन के लिए कूड़े के ढेर और घोंसले बनाने के लिए आसपास के गांवों पर निर्भर रहता है। और ख़ास तौर पर जो विशेषकर असम का जो वेटलैंड है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये पक्षियों की आबादी काफ़ी गिर गई थी, मात्र 450 तक आ गई थी। और मुख्य रूप से ये माना जाता है कि डॉक्टर पूर्णिमा और उनकी जो हरगिला सेना है, हरगिला सेना यानी ये जो उनकी टीम के लोग हैं उसको हरगिला सेना कहते हैं, तो उनके संरक्षण के प्रयासों की वजह से ये संख्या 450 से बढ़कर 1800 हो गई है। ठीक है, हरगिला पक्षी, इसका जो पंखों का फैलाव होता है वो 2.4 मीटर तक होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय 2 थे एक साथ, अर्चना गोडबोले और ब्रैड नॉर्मन। उनको 2007 में मिला था। ठीक है, क्लियर होगी बात। और ये अभी मिला है और 2017 में पूर्णिमा देवी बर्मन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौन-सेवें कार्यकाल के लिए मई 2024 में शपथ ली है? आंसर का इसका पांचवी बार वो राष्ट्रपति बने हैं। कब शपथ ली उन्होंने? 7 मई को ली है। कहाँ पर? क्रेमलिन में। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, वहीं पर उन्होंने शपथ ली। ये देख रहे हैं आप। और इन्होंने जो चुनाव जीता था वो मार्च 2024 में जीता था। मार्च में चुनाव जीता और मई में अब शपथ ली उन्होंने। ठीक है, 71 ईयर के हैं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। और ये जहाँ पर उन्होंने शपथ ली है ना, ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस, वो वही जगह है जहाँ रूस के जार परिवार के 3 राजाओं ने उन्हें शपथ ली थी या उनकी ताजपोशी हुई थी। अलेक्जेंडर सेकेंड, अलेक्जेंडर थर्ड, निकोलस सेकेंड, ये सब। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ना, वो 6 ईयर का होता है, 6 साल का होता है। तो इससे पहले कब कब वो राष्ट्रपति बने हैं वो देख रहे हैं आप। अभी तो 2024 में काफ़ी ज़्यादा वोट से जीते वो,
हालांकि इनका जो मेन प्रतिद्वंदी था वो चुनाव से ठीक पहले उसकी डेथ हो गई थी रहस्यमय ढंग से। उससे पहले 2018, उससे पहले 2012, 14 और सन 2000 में वो राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त चुनाव जीता था। प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक रूस के। ठीक है, इनके रूस में कार्यकाल के बाद से रूस की जो अर्थव्यवस्था है माना जाता है कि उसमें काफ़ी विस्तार हुआ और विकास हुआ है। ठीक है, हालांकि इस वक्त रूस जो है वो युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। ठीक है, तो उन्होंने अभी जो शपथ लिए उस दौरान उन्होंने कहा कि वो जो दुश्मन है उससे संबंध बेहतर करने की कोशिश करेगा। पश्चिमी देश जो हैं उसके साथ चर्चा के लिए तैयार है वो, और रिश्ते जो है सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है उन देशों पर भी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। रूस का एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं रूस कहाँ पर है। तो यहाँ ये रहा विशाल का है रशिया। इसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और एक और बात बताऊँ, रूस में जो राजनीतिक सिस्टम है वो क्या है। देखिए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, फेडरल असेंबली कहा जाता है। वहाँ भी 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन को हाउस ऑफ फेडरेशन कहा जाता है और निचली सदन को स्टेट डूमा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा होता है वैसे ही वहाँ भी होता है। रूस में सबसे शक्तिशाली पद होता है राष्ट्रपति का और दूसरा शक्तिशाली पद होता है प्रधानमंत्री का। हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्देश पर ही काम करते हैं। भारत में भी कहने को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करते हैं, लेकिन सारा जो पावर होता है भारत में वो प्रधानमंत्री के पास होता है, एक्चुअल पावर। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति के पास एक्चुअल पावर होता है और प्रधानमंत्री मान लीजिए जैसे यहाँ के गृह मंत्री हुए, इस तरीके के वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के, अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी वजह भी है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के कई देश ये चाहते हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, कि अभी युद्ध ना रुके। और लगातार पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन पूरी तरीके से रूस के साथ लड़ नहीं पा रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुलित्ज़र पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेंबरशिप प्लान लें सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, पुलिस, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। दूसरा है ISPCS का मेंबरशिप प्लान करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और उसके ज़रिए क्या मिलता है, अगले 1 साल तक आपको, और पिछले 2 साल का भी PDF मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है करंट अफेयर्स का, वीडियो मिलता है बिना विज्ञापन के, और तमाम एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं आपको। तो देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप का, और आप वो ऐप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करें या फिर सन्मय प्रकाश सर्च करने आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, PDF खास तरीके का होता है, वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है। और साथ में वो जो PDF है वो 1 लाइनर अलग होता है, MCQ अलग होता है, और MCQ विद नोट्स डिटेल अलग होता है। उसमें वीडियो का लिंक भी होता है। तो जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं विजुअली, तो लिंक पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। ये एक ख़ास बात है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताएं। क्या नाम है? आंसर का प्रो पब्लिका। क्या नाम है? प्रो पब्लिका ये नाम है, नाम ध्यान में रखना है। और इसे ये अवार्ड मिला है खोजी पत्रकारिता के लिए। ये न्यूयॉर्क स्थित एक स्वतंत्र संगठन है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता के लिए। तो प्रो रिपब्लिका को जो ये अवार्ड मिला है, तो किन पत्रकारों के बेहतर काम करने के लिए मिला है? तो ये पूरी लिस्ट रही, जोशुआ कपलान, जस्टिस इलियट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मेर्जिस्की और कस्टन बर्ग। तो इन सब के जो उन्होंने काम किया है बेहतरीन ढंग से, उसके लिए ये अवार्ड मिला है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग की है जिससे बहुत सारी गोपनीयता जो थी उसकी दीवार टूटी है। अमेरिका में ख़ासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो गोपनीयता थी बहुत सारी, वो
उससे रिलेटेड जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी वो सब ढूंढी। ठीक है, तो ये पुलित्ज़र पुरस्कार है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, तो उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे फिल्मों के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, वो है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो उसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में ये है पुलित्ज़र पुरस्कार। ये अवार्ड समाचार पत्रों को, यानी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स यानी पत्रिका, ऑनलाइन जो जर्नलिज्म है, साहित्य, संगीत रचना, इन सब की उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक एनुअल अवार्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। कब? 1917 में, जब अमेरिकी न्यूज़पेपर पब्लिशर, उनका नाम था जोसेफ पुलित्ज़र, उन्होंने एक वसीयत छोड़ दी थी, काफ़ी रकम छोड़ दी थी इसके लिए। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है उसको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। ओके, तो ये बात है। और भारतीयों को भी पहले पुलित्ज़र पुरस्कार मिल चुका है, इस बार नहीं मिला है। वैसे अगर पुलित्ज़र पुरस्कार की बात करें तो पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। उनको 1937 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के टेरी में विज्ञान के कवरेज के लिए ये पुरस्कार मिला था। विज्ञान के लिए जो उन्होंने रिपोर्टिंग्स की थी उसके लिए अवार्ड मिला था। ठीक है, तो पहला पुलित्ज़र पुरस्कार किसको मिला था? भारतीय की बात करेंगे तो गोविंद बिहारी लाल को 1937 में। उसके बाद फिर 2020 में मिला था कई भारतीय पत्रकार को, डार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को। 2021 और 22 में दानिश सिद्दीकी, जो जिनकी डेथ भी हो चुकी, उनको मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और पुलित्ज़र पुरस्कार की तमाम लिस्ट है ना, उसको देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी में किन किन को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 2024 का। तो ये पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सार्वजनिक सेवा, उसके लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिया था। प्रो पब्लिका, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं जो संस्थान, उसको मिला है, उनके इन तमाम पत्रकारों को। खोजी रिपोर्टिंग, उसके लिए हन्ना ड्रेयर को मिला है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के तमाम कर्मचारियों को मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। संपादकीय लेखन यानी एडिटोरियल राइटिंग के लिए डेविड ई हॉफमैन को मिला है, वाशिंगटन पोस्ट के ये उससे जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए, मतलब फोटोग्राफी ऐसी जो ब्रेकिंग हो जाए, न्यूज़ बन जाए, तो राइटर्स की जो फोटोग्राफी स्टाफ है उसको मिला है। फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में एसोसिएट प्रेस यानी एपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म है एसोसिएटेड प्रेस, तो उसके फोटोग्राफी स्टाफ को ये टोटल मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए इन विजुअल इंस्टीट्यूट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कर्मचारी और यूएसजी ऑडियो उसको मिला है। ठीक है, तो ये तो जर्नलिज्म से यानी सीधे तौर पे पत्रकारिता से रिलेटेड है। इसके अलावा ये अवार्ड पुस्तक लेखक, नाटक और संगीत के लिए भी दिया जाता है, तो उनको देख लेते हैं। कल्पना यानी फिक्शन के लिए लिखने वाले जेने एनी फिलिप्स, उसको उनको मिला है, उनके द्वारा लिखित जो नाइट वॉच है उसके लिए। ड्रामा यानी नाटक के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट, इसे मिला है और इसके लेखक हैं एबोनी बूथ। ओके, हिस्ट्री के क्षेत्र में हिस्ट्री के लिए लेखन करने के लिए जैकलिन जोन्स को मिला है, उनके द्वारा जो लिखित है द स्ट्रगल्स ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा, तो इसके लिए मिला है इनको। और क्या बात करेंगे, जीवनी यानी बायोग्राफी, उसके लिए मिला है अवार्ड इलियन वू को। और उन्होंने क्या लिखा था ऐसा, तो उनके द्वारा लिखित किंग अ लाइफ बॉय जोनाथन ईग, मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ एंड एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम, तो इसके लिए मिला है। अगला है संस्मरण और आत्मकथा यानी मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो उसके लिए क्रिस्टीना रिवेरो गार्जा को मिला है, उनके द्वारा जो लिखा गया था लिलियानाज इनविजिबल समर ए सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस, तो इसके लिए ये मिला है अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कविता यानी पोइट्री के लिए ब्रैडमैन सोम को मिला है, उनके द्वारा जो पोइट्री लिखी गई है ट्रिपस, उसके लिए मिला है। म्यूजिक यानी संगीत के लिए टर्शन सोरे को मिला है। और इसके बाद बात करेंगे हम सामान्य नॉन फिक्शन, तो नॉर्थन थ्रॉल को मिला है, उनके द्वारा जो लिखित है
कृति उसके लिए मिला है। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। ये सब बुक्स के आप जो कवर पेज है वो सब आप देख रहे हैं। ओके, तो ये तमाम अवार्ड्स हैं, पुलित्ज़र पुरस्कार। इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन ये होगा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश किसे बनाया गया है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इस बार मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक है T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का? तो 3 से 20 अक्टूबर को ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, और उसको लेकर एक हाल ही में इवेंट हुआ है, और उसमें बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो दिख रही हैं आपको, शेख हसीना। ओके, तो 2014 के बाद ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश जो है ना इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। महिला T20 की बात हो रही है। 10 टीमें 18 दिनों तक ढाका में जो शेर बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, और इसके अलावा सिलहट में सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो वहाँ पर मैच खेलेंगे। ठीक है, तो ये एक आयोजन हुआ, उसमें भारत की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वो भी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। ओके, बांग्लादेश मैप में आप देख लीजिए, ये प्यारा भारत और ये पड़ोसी ये है बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्रैंक शोन्टस, उनका निधन हो गया 3 मई 2024 को। तो किस अमेरिकी विमानन कंपनी के पूर्व CEO थे? काफ़ी चर्चित CEO रहे हैं वो। आंसर का बोइंग कंपनी के, तो बोइंग के वो CEO थे, और इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है इस खबर की डेथ की। 92 ईयर के थे, और 1986 से 1996 तक बोइंग के CEO के तौर पर उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने BWF थॉमस और उबेर कप महिला पुरुष दोनों वर्ग में खिताब जीत लिया है? आंसर का चीन। ठीक है, तो दोनों ही कप जो फाइनल था मुकाबला वो सारे के सारे जीत लिए। 5 मई को ये चाइना में आयोजन हुआ था, चेंगदू में, वहाँ पर फाइनल हुआ, और चीन के पुरुष और महिला दोनों ही ने ये जीत हासिल कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व गधा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डोंकी डे। आंसर का 8 मई को। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। डोंकी डे तो हमारे लिए हास्य की बात हो सकती है, लेकिन गधा जो है वो इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी साथी साबित हुआ है। गधा दिवस की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी। मकसद यही है कि गधों और इंसानों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानकारी फैलाना। ग्रामीण और शहरी इलाकों में गधे जो हैं वो परिवहन, कंस्ट्रक्शन, खेती, इन सब में काफ़ी मदद करते हैं। और अब तो जो आधुनिक चीज़ें आ रही हैं उसमें उनका महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन पिछले वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण जो काम है वो सब गधों की बदौलत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का मई के पहले मंगलवार को। कब? मई के पहले मंगलवार को। और 2024 में मई का जो पहला मंगलवार था वो 7 मई था। क्या है? 7 मई था। और इस बार की थीम भी है अस्थमा शिक्षा सशक्त, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। ये है इस बार की थीम। क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, यानी हिंदी में कहेंगे अस्थमा शिक्षा सशक्त। ठीक है, तो अस्थमा दिवस जो है ना उसकी मनाने की शुरुआत हुई थी 1993 में। पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से इस दिवस को मनाया था, और फिर WHO की ओर से ये दिवस को समर्थन मिला और पूरी दुनिया में ये आयोजित किया जाने लगा। अस्थमा जो है ना फेफड़े की एक पुरानी बीमारी है, मतलब जो सांस नली है, वायु मार्ग है, उसमें सूजन और संकुचन से बनती है, जिससे लोगों का सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। खांसी, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ़, सीने में जकड़न, ये सब समस्याएं होती हैं। ठीक है, और इस अस्थमा को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जान पर भी आफत हो जाती है। तो इसलिए ये दिवस जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 5 मई को। ये यूनेस्को द्वारा ये घोषित है, ये दिवस 5 मई को ये मनाया जाता है हर साल। ठीक है, पुर्तगाली लैंग्वेज डे यूनेस्को द्वारा घोषित है। ये इस दिवस है ना, या तो वो लोगों में काफ़ी चर्चित हो दिवस, या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित हो, या यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो अंग हैं जैसे यूनेस्को उसके द्वारा घोषित हो, या
केंद्र सरकार के द्वारा घोषित हो, वो सारे दिवस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? दिवस आंसर का 7 मई को। ठीक है, 7 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। ओके, एथलेटिक्स में क्या क्या आता है? दौड़ना, कूदना, फेंकना, चलना और बहुत सारे जो गेम्स है वो होते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल तौर पर बहुत बड़ा। एथलेटिक्स से जुड़े हुए तमाम जो चीज़ें हैं वो उसी के अंडर में आती हैं, तमाम दुनिया के देशों का। तो उसी के द्वारा ये घोषित है, विश्व एथलेटिक्स के द्वारा ये घोषित है दिवस। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो छूट गया था, कुछ वक्त पुराना है, लेकिन इसको मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन हुआ यहाँ पर, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता का नाम बताएं, जो कि एक भारतीय है। सबसे युवा विजेता दुनिया के क्या है? फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024। आंसर का डी गुकेश, मात्र 17 साल के हैं। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं, द हिंदू का जो स्पोर्ट्स स्टार है उसमें। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। पूरा नाम क्या है? डोम्माराजू गुकेश, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट क्या है जिसमें इन्होंने जीत हासिल की है और सबसे युवा विजेता बन चुके हैं। देखिए, एक शतरंज टूर्नामेंट है और इसका आयोजन जो है ना 1950 से ये किया जा रहा है फिडे के द्वारा। और ये वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जो है ना उसमें शामिल होने के लिए एक निर्धारण, मतलब वहीं से क्वालिफाई होते हैं। मतलब इसमें जो जीतेंगे वो सब आगे क्वालिफाई करेंगे। मतलब एक जो मार्क्स आ जाएगा, जीतना तो टॉप करना है, लेकिन बाकी सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, मतलब एक लेवल अगर उनको मिल गया तो क्वालिफाई कर जाएंगे वो चैम्पियनशिप जो होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये वाला आयोजन तो ये हुआ था कनाडा में, टोरंटो में। ठीक है, 22 अप्रैल को डी गुकेश ने ये जीत हासिल की थी। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सब के साथ। और आरपीएफ के लिए क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया देखेगा ज़रूर ऐप पर। ओके, बाय।